आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे वैश्विक चुनौतियों के बीच सेना के आधुनिकीकरण पर सेना के मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। लखनऊ में स्थित मध्य कमान भारतीय सेना की 7 कमानों में से एक है, जहां हाल ही में सेना की क्षमताओं और उपकरणों का प्रदर्शन कर लोगों को सेना की ताकत से रूबरू कराया गया। सेना कैसे मजबूत हो रही, आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ तमाम दूसरे कदम उठाए जाने के बाद सशस्त्र बलों में क्या बदलाव आए हैं, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, हाल ही में मध्य कमान में सेना के उपकरणों और सशस्त्र बलों के युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे जो आयोजन हुआ है इसमें तीनों सशस्त्र बलों के सारे उपकरण भी मौजूद थे, साथ ही में लाइव डिस्प्लेज भी हुए। तो ये एक अवसर होता है कि हमारे देश का हर नागरिक जो है अपने सशस्त्र बलों को जान सके, उनकी जीवन शैली को, वो किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं और हमारी सेना की शक्ति के बारे में और उनको जानकारी मिल सके। साथ ही में जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके के प्रदर्शन देखकर प्रोत्साहित होती है सशस्त्र बलों को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कई स्टॉल्स ऐसे लगे थे जो ये प्रक्रिया भी बताते हैं कि किस तरीके से आप सेनाओं का भाग बन सकते हैं। तो ये सारे आयोजन यहाँ पे किए गए थे। सर, मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय सेना आत्मनिर्भर बन रही, इससे रक्षा जरूरतों को लेकर दूसरे देशों पर भारत की अब निर्भरता में कितना अंतर आया है? देखिए, बहुत अंतर आया है। अगर आप एक्सपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो भारत पहुंच चुकी है। हम लोग का लक्ष्य और भी ज़्यादा पहुंचने का है। साथ ही में डिफेंस प्रोडक्शन में भी जो हम लोग मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भरता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है डिफेंस में, तो 1.27 लाख करोड़ के आसपास हमारा डिफेंस प्रोडक्शन ऑलरेडी पहुँच चुका है। और इसमें से बहुत ही एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में ही बनाया जा रहा है। तो चाहे आप ये क्राफ्ट के एरो इंजन्स की बात करें, अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था जिसमें HAL जो है जो सुखोई के एरो इंजन्स हैं वो बनाएगा। तो इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स, साथ ही में कई डिफेंस इक्विपमेंट भी अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आत्मनिर्भरता को एक बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। मतलब हम सर हथियार बना भी रहे हैं और दूसरों को दे भी रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने कई देशों को दी। बिल्कुल। और ये अहम बात ये भी है कि इसमें सिर्फ DPSUs नहीं, सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का वो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आया है। साथ ही में स्टार्टअप्स और MSMEs की भी बहुत भागीदारी रही। सर, हमने मध्य कमान में आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल के दौरान देखा कि ड्रोन तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। ये तकनीक सेना को किन मामलों में बड़ी मदद पहुंचा रही है? देखिए, ड्रोन्स एक आधुनिक उपकरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक मॉडर्न और आधुनिक जो सेना है उसके लिए इस टाइप का इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बल्कि इस साल 2024 का जो वर्ष है इसमें टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन थीम भी है इंडियन आर्मी की। तो वो यहाँ पे जो ड्रोन्स का जो प्रदर्शन किया गया वो दिखाया गया कि किस किस तरीके से उसको कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही में राहत और बचाव कार्य में भी इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इवैक्यूएशन हो। उसके अलावा ड्रोन्स लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हमारी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं कि कहीं ऑपरेशन चल रहा हो तो उसमें ड्रोन्स के माध्यम से उस तक सामग्री पहुँचाई जा सके। तो हर ही पहलू में ड्रोन्स सिर्फ एक टाइप की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। उसके अलावा भी तकनीक और आधुनिक जो कार्यशैली है वो अब हमारे जो तीनों सशस्त्र बल है उसको अडॉप्ट कर रहा है। सर, हमने आर्म फोर्सेस के उपकरण के एक्सपोर्ट की बात की, तो आज भारत से दुनिया के किन किन देशों में कौन कौन से हथियार और रक्षा उपकरणों का अब निर्यात किया जा रहा है? अगर आप उस तरीके से देखें तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। एक समय जो था हमारा जो पूरा डिफेंस इंडस्ट्री था, कई वर्षों पहले अगर आप देखते थे तो करीब 60 से 70% हम अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट करते थे, रसिया, फ्रांस, अमेरिका पे इन सब जगहों से। अब आप देखेंगे एकदम वो जो प्रतिशत है वो उल्टा हो गया हमारे, मतलब हम बहुत ही भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि जो मैंने फिगर अभी बताई 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स, वो एक रिकॉर्ड फिगर है। तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो आप स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशन में बात कर लीजिए, कंपोनेंट्स में बात कर लीजिए, एयरक्राफ्ट में बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट कर रही है। सर, बदलते परिवेश में सशस्त्र बलों को हर स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए अब कौन कौन से बड़े कदम हाल ही में उठाए गए हैं? अगर आप देखें तो एक जो अग्निपथ योजना लाई है, तो आज अगर आप इस हिसाब से देखें कि जो टेक्नोलॉजी आज दर्शाई गई, तो अग्निपथ योजना के साथ एक ये भी बदलाव आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो शायद टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन में जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है उनसे बेहतर होती है, तो एवरेज एज आर्म्ड फोर्सेस की कम की जा रही है। साथ ही में ट्रेनिंग में जो टेक्नोलॉजी दर्शाई गई, चाहे वो सिमुलेटर्स हों, चाहे ड्रोन्स हों, तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स एक्सेट्रा का वो अब पार्ट बढ़ा भी दिया गया है। तो इस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट लेवल पे हो, चाहे वो ऑपरेशन लेवल पे हो, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन में हो, तो ये रिफॉर्म्स किए ही जा रहे हैं। एक आईडेक्स एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तो आईडेक्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को जितना बढ़ावा मिला है, कई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, तो लघु उद्योग जो है
और स्टार्टअप्स जो हैं, जो इंडिया की स्ट्रेंथ बने हैं, अब तो करीब लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं, तो डिफेंस स्टार्टअप्स भी आगे बढ़ के डिफेंस प्रोडक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन साइड में हो, अलग अलग पहलू में हो, उनसे एक वातावरण बना है जिससे हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो और सशक्त हुआ है। मध्य कमान में हमने ये फेस्टिवल देखा, तो भारतीय सेना के मध्य कमान की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां इस कमान के द्वारा की गई हैं? एक तो आप इसी वर्ष आप गिन सकते हैं कि आर्मी डे जनवरी में इसी अवसर पर आयोजित किया गया था, जनवरी 2024 में। ये सिर्फ दूसरी बार है जब आर्मी डे दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया है। तो आमतौर से आर्मी डे, एयरफोर्स डे, ऐसे आयोजन कुछ 3-4 वर्षों पहले तक ज़्यादातर दिल्ली में हुआ करते थे, जिससे एक सीमा तो लगती थी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो नहीं देख पाते थे हमारे उपकरण, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे जहाज। तो चाहे आर्मी डे अगर आप लखनऊ में देख लें, जनवरी 2024 में आयोजित किया गया, उसके कुछ ही महीने पहले 2023 में एयरफोर्स डे जो है वो हमारे प्रदेश में ही प्रयागराज में आयोजित किया गया है। तो इस तरीके के आयोजन हमेशा से किए जाते रहे हैं। और सेंट्रल कमांड का जहाँ तक आप माने तो इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। लगभग आप माने तो 8 प्रदेशों के जो हिस्सा जो है वो सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे रेजिमेंटल सेंटर्स बहुत हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमीज बहुत है, लॉजिस्टिक्स का ये बहुत बड़ा हब है, ये जो पूरा कमांड है। साथ ही में HADR जो राहत और बचाव कार्य जो मिशन होती हैं उससे संबंधित होती हैं, उसमें सेंट्रल कमांड की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। आर्मी का सेंट्रल कमांड जो लखनऊ में हेडक्वार्टर्ड है, साथ ही में प्रयागराज में एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्ड है। तो ये एरिया हमेशा से आप अगर माने तो तीनों सशस्त्र बलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल सर, रक्षा के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका अब काफ़ी बड़ी होगी। हमने देखा कि फेस्टिवल के दौरान IIT कानपुर ने भी हिस्सा लिया था। इस तरह के संस्थान जो आगे आ रहे हैं सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है? IIT कानपुर का अगर आप उदाहरण लें तो IIT कानपुर में स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेटर्स हैं। तो इस तरीके से एक जो पहल पिछले कुछ सालों में नजर आई है कि स्टार्टअप्स की बहुत हर क्षेत्र में भूमिका बढ़ी है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में और कई ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे जो हमारे युवा हैं वो स्टार्टअप शुरू करते हैं। यहाँ रक्षा क्षेत्र में भी वही नज़र आता है। तो IIT कानपुर के कई डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, जैसे ड्रोन्स में आपने देखा तो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस टेक पे काम कर रहे हैं, AI पे काम कर रहे हैं। तो इन स्टार्टअप्स की भूमिका रक्षा क्षेत्र में भी, सशस्त्र बलों को भी अब ये अडॉप्शन आज से बढ़ाया गया है। जो मैंने अभी इनिशिएटिव थोड़ा देर पहले रक्षा मंत्रालय का गिनाया था, IDEX, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसमें स्टार्टअप्स को फंड भी, ग्रांट भी दी जाती है कि वो काम करके अपने प्रोटोटाइप्स बना सकें और ये तीनों सशस्त्र बलों को सशक्त कर सकें। बिल्कुल सर, हाल ही में हमने ये भी देखा कि सेना द्वारा नो योर आर्म्ड फोर्सेस जैसे कई आयोजन किए गए हैं, जिससे आमजन का जुड़ाव भी सेना से बढ़ सके। तो सर, ऐसे आयोजन कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? पब्लिक में क्या संदेश जाता है ऐसे आयोजनों से? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ एक बहुत ही इस पहल का स्वागत भी किया जाना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से देखें तो जैसे लखनऊ में अभी आयोजित किया जा रहा है, इस तरीके से ऐसे समारोह देश भर में आयोजित किया जा रहे हैं। अभी 6 से 8 सितंबर में रांची में भी है। तो ये एक अवसर होता है कि हमारे कई ऐसे युवा हैं जो शायद ज़िंदगी में कभी पहले नहीं देख पाते रक्षा उपकरण, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो हमारे स्मॉल आर्म्स एंड म्यूनिशंस हो, या डिस्प्लेस में जो इक्विपमेंट लगा है वो हो। तो इस तरीके का आयोजन समय समय से लोगों और सशस्त्र बलों में नज़दीकी बढ़ाते हैं और हमारे लोगों को एक अवसर ये भी मिलता है कि वो सैनिकों से बातचीत कर सकें, उनकी जीवन शैली के बारे में जान सकें कि कितना कठिनाई से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो इससे राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा तो मिलता ही है, साथ ही हमारी युवा पीढ़ी को भी एक जानकारी मिलती है कि कैसे वो सशस्त्र बलों का हिस्सा बन सकते। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए, सेना के आधुनिकीकरण पर जानकारी देने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बीच सेना के आधुनिकीकरण पर सेना के मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।